नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी को पता है कि देश में लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन की वजह से आप ना स्कूल में आ पा रहे हैं, ना हम स्कूल में आ पा रहे हैं। इसकी वजह से आपकी पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है। इस नुकसान की भरपाई शायद पूरी करना मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। इसी वजह से हमने आप सभी को रिकॉर्ड क्लासेस देने का प्रयास किया है। आप ये रिकॉर्ड क्लासेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। मेरे बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान का पहला चैप्टर संसाधन और विकास शुरू करेंगे। मेरे बच्चों, आपने इस चैप्टर को 8वीं क्लास में भी बहुत अच्छे से पढ़ा है। ये क्लास 10वीं क्लास के बच्चों के लिए तो ज़रूरी है ही, 8वीं क्लास के बच्चों के लिए भी ज़रूरी है। 8वीं क्लास का बच्चा भी इसको देख सकता है और 10वीं क्लास के बच्चे के लिए तो बहुत ज़रूरी है। यहाँ से आपको आपके एग्ज़ाम में जो आपका 10वीं का एग्ज़ाम होगा आगे जाके, उसमें से कम भी 4-5 नंबर का जो सवाल होते हैं वो यहाँ से आते हैं। तो मेरे बच्चों, शुरू करते हैं हम आज का अपना पहला चैप्टर संसाधन और विकास। मेरे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि जो चीज़ हमारे आसपास होती है, चाहे वो आपका पंखा हो जो आपको हवा देता है, चाहे आपके घर की चारदीवारी जो आपको धूल मिट्टी सर्दी बरसात से बचा के रखती है, चाहे आपका फ़ोन जिससे आप वीडियो देखोगे, चाहे मेरा ब्लैक बोर्ड जिस पे हम पढ़ाते हैं वो, चाहे कुछ भी चीज़ जो आपके आसपास है और आपकी आवश्यकताओं को, आपकी ज़रूरतों को पूरा करती है, उसको हम संसाधन कहते हैं। पर अगर मैं एक बात करूं, उस वस्तु की कोई कीमत होनी चाहिए, उसका कोई मूल्य होना चाहिए। यहाँ पे मूल्य का मतलब 1 रुपये, 5 रुपये, 100 रुपये से नहीं है। यहाँ पे मूल्य का मतलब है उसका महत्व कितना है, उसका महत्व होना चाहिए, उसकी ज़रूरत होनी चाहिए। वो ज़रूरत, वो महत्व ही उस चीज़ को हमारे लिए संसाधन बनाती है। तो मेरे बच्चों, आप संसाधन का एक अर्थ और एक परिभाषा समझ गए होंगे कि भाई संसाधन का मतलब क्या होता है। तो मेरे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब हम संसाधनों का वर्गीकरण करते हैं। संसाधन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, आप सभी को पता है। बिना संसाधनों के हमारा जीवन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो संसाधनों को हम कई प्रकार से बांटते हैं। अभी हम उनका वर्गीकरण देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि आप प्लीज़ हमारी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, ये सामने आपके एक चार्ट मैंने बनाया है। इसमें संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है, एक प्राकृतिक, एक मानव निर्मित। प्राकृतिक वो होते हैं जो हमें सीधा प्रकृति से मिलते हैं, और मानव निर्मित वो होते हैं जो मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं, मानव इंसानों द्वारा, हमारे द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, हॉस्पिटल हो गए, रोड हो गई, पुल हो गए, ये सारे के सारे मानवीय कृत संसाधन हैं, इंसानों ने इनको बनाया है। और प्राकृतिक संसाधन वो होते हैं जो हमें प्रकृति ने दिए हैं। अब इन प्राकृतिक संसाधनों को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक है नवीकरणीय योग्य, एक है अनवीकरणीय योग्य। नवीकरण का मतलब होता है नया, दोबारा। नवीकरण का मतलब है जो संसाधन बार बार उपयोग में लाए जा सके, उनको नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। और अनवीकरणीय संसाधन वो होते हैं जो एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा से इस्तेमाल में नहीं लिए जा सकते। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, अगर आपने 100 रुपये का पेट्रोल अपनी बाइक में डलवा लिया, तो उसको 50 किलोमीटर तक या 60 किलोमीटर तक, जो भी उसकी एवरेज होगी, वहाँ तक चलाने के बाद वो पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा। आप दोबारा से अगर बाइक चलाना चाहते हो तो आपको उसमें दोबारा से पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। मतलब आप पेट्रोल को दोबारा से बना नहीं सकते। एक बार इस्तेमाल करने के बाद वो ख़त्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसके बाद इसमें और भी वर्गीकरण किए हैं मेरे बच्चों। नवीकरणीय योग्य को भी 2 भागों में बांटा है। इसमें है सतत अथवा
प्रवाह जैसे पवन, जल, जो कि ख़त्म नहीं होते, बिल्कुल ख़त्म नहीं होते। हवा चलती रहती है। पानी आसमान से भी मिलता है, पानी नदियों में भी होता है। पानी और हवा से जो चीज़ें हमें मिलती हैं वो नवीकरणीय होती हैं। इसके अलावा नवीकरणीय संसाधन को जैव संसाधन भी कहा जाता है, जिसमें हमारी प्राकृतिक वनस्पति आती है, और इसके साथ साथ इसमें पौधे, जीव जंतु सब आते हैं। और इसमें एक हिस्सा अजैव का भी होता है, जिसमें हमारे पर्वत, पहाड़, पठार, मैदान वगैरह आते हैं। तो आप समझे कि प्राकृतिक संसाधनों का जो असली वर्गीकरण है वो जैव और अजैव में है। जैव में सारे पेड़ पौधे, जीव जंतु, हम सभी इंसान आते हैं, और अजैव में मृदा, पहाड़, पर्वत वगैरह ये सारी चीज़ें आती हैं। तो मेरे बच्चों, आपने थोड़ा सा इस वर्गीकरण को समझा होगा। अब इस वर्गीकरण को हम आगे लेके चलते हैं, थोड़ा सा इसको विस्तार से और समझते हैं। तो ये कुछ चित्र हैं जो कि प्राकृतिक संसाधन के हैं। हमें सूरज प्राकृतिक संसाधन के प्रकृति ने दिया है। जंगल है, वो भी प्रकृति ने दिया है। पर्वत, हवा, जानवर, तेल, पानी, ये सब हमें प्रकृति ने दिया है। मेरे बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। इस फोटो को आप अच्छे से या तो स्क्रीनशॉट ले लें या हम पीडीएफ बना के सब्सक्रिप्शन में डाल देंगे नीचे, क्योंकि ये एक प्रकार के आपके नोट्स हैं। आपको लिखना नहीं पड़ेगा, आप यहीं से इन चीज़ों को, इन नोट्सों को पढ़ सकते हैं और अपने कंटेंट को और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। मेरे बच्चों, इसमें संसाधनों को और अच्छे से दे रखा है, थोड़ा सा और उनके बारे में बता रखा है। इसमें कुछ वास्तविक संसाधन होते हैं। ये वे संसाधन हैं जिनकी मात्रा हमें पता होती है कि हम इस समय उनको कितना प्रयोग में ला रहे हैं। और इसके अलावा संभाव्य संसाधन होते हैं, वे संसाधन जिनकी हमें मात्रा ज्ञात नहीं होती, मतलब हमें उनकी क्वांटिटी पता नहीं होती कि वे कितने हैं, कितने नहीं हैं। इसके अलावा मैंने आपको उत्पत्ति के आधार पर अभी जैव और अजैव के बारे में बताया था। दोस्तों, जैव और अजैव में मैंने अभी बताया था, जो सजीव होते हैं वो जैव, जिनमें जीवन होता है, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, जानवर, हम इंसान। और अजैव वो होते हैं जो निर्जीव होते हैं, जिनमें जीवन नहीं होता, लेकिन हमारे काम के दोनों होते हैं, याद रखना। इसके अलावा नवीकरणीय संसाधन का मैंने आपको बता दिया कि नवीकरणीय संसाधन वो संसाधन होते हैं जिसका हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। और अनवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जो सीमित हैं, जो एक बार इस्तेमाल करने के बाद ख़त्म हो जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल है कोयला, पेट्रोल। कुछ संसाधन सर्वव्यापक संसाधन होते हैं जो हमें हर जगह मिल जाते हैं, जैसे हवा। ऐसा कोई जगह तो नहीं होगी जहाँ पे हवा ना हो, क्योंकि आप सभी को पता है कि हवा के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। और कुछ संसाधन स्थानिक होते हैं। स्थानिक का मतलब है किसी एक खास जगह पे ही वो मिले, उसको कहते हैं स्थानिक संसाधन। जैसे तांबा, लोहा, सोना, ये आपको हर जगह नहीं मिलेंगे, इनके लिए कुछ खास जगह होती हैं जहाँ पे ये मिलते हैं। इसके अलावा मानव निर्मित संसाधन होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब मानव प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग अपनी आवश्यकताओं के अनुसार चीज़ें बनाने के लिए कर लेता है, तो उसको हम मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। कौन से संसाधन? मानव निर्मित संसाधन। इसमें पुल, रेल, गाड़ियाँ, सड़कें, बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो मैंने अभी आपको बताया था। इसके अलावा सबसे बड़ा संसाधन मानव है, क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर कोयला ज़मीन के नीचे दबा पड़ा है, अगर पेट्रोल ज़मीन के नीचे है, लेकिन अगर इंसान अपना ज्ञान, अपना कौशल और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल ना करे, तो वो कोयला हमारे लिए सिर्फ कोयला रह जाएगा, हमारे लिए संसाधन नहीं बन पाएगा। क्योंकि कोयला अगर पड़ा हुआ है तो हमारे लिए कोई संसाधन नहीं है, लेकिन कोयले से अगर रेलगाड़ी चलती है
तो वो हमारा संसाधन बन जाता है। अब मेरे बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप सभी को पता है कि संसाधन बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। कोयला, पेट्रोल, लोहा, ये सब तेज़ी से धीरे 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 करके ख़त्म हो रहे हैं। कुछ बहुत स्पीड से तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं, कुछ धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। तो हमें संसाधन को संरक्षित करना, मतलब उसको बचाना भी बहुत ज़रूरी है। हम संसाधन को कुछ तरीके से बचा सकते हैं, जैसे कि हम उसका इस्तेमाल कम करें और उन्हीं चीज़ों का, उन्हीं संसाधन का इस्तेमाल करें जो दोबारा से इस्तेमाल में लाई जा सकती है। जैसे इसका आपको एग्जाम्पल बताते हैं कि आप बाइक चलाते हैं, आप वो बाइक ना लें जो पेट्रोल से चलती है, आप वो बाइक लें जो बिजली से चलती है। क्योंकि आप सभी को पता है कि बिजली हम कैसे हवा से, पानी से, न्यूक्लियर से बना सकते हैं, लेकिन हम पेट्रोल को दोबारा से नहीं बना सकते। तो मेरे बच्चों, इसमें एक कॉन्सेप्ट और है, सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास का मतलब होता है कि ऐसा विकास करना कि आप संसाधनों का ऐसे इस्तेमाल करें कि वो आपकी ज़रूरत को भी पूरा कर दे और आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो जो का त्यों उनको मिल जाए। मतलब अगर आप पेड़ से लकड़ी प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आपने मानो 5 पेड़ काटे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, तो आप उसके बदले 50 पेड़ और प्रकृति में लगा दें, प्रकृति को दे दें। इसको कहते हैं सतत पोषणीय विकास। मतलब संसाधनों का ऐसे उपयोग करना कि वो आपकी ज़रूरत को भी पूरा करे और आपकी आने वाली पीढ़ी की ज़रूरत को भी पूरा करे। तो मेरे बच्चों, ये जो लास्ट हमारी स्लाइड है, यही मेन 10वीं क्लास का पूरा कॉन्सेप्ट है, जो हमने बहुत छोटा कर दिया है। पुरानी बातें जो हमने देखी वो सारी कुछ 8वीं क्लास की थी। मैंने आपको बताया कि हम आपको 8वीं से ही जोड़ के पढ़ाएंगे। 8वीं में कितना शानदार कंटेंट दे रखा है। अगर किसी बच्चे ने 8वीं क्लास में अच्छे से संसाधन पढ़ा होगा तो शायद उसको 10वीं क्लास में संसाधन को पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े, पर फिर भी हमें पढ़ाना है और हम इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे। मेरे बच्चों, संसाधन की परिभाषा हमने देख ली, संसाधन के बारे में हमने पता कर लिया, संसाधन का वर्गीकरण पता कर लिया, हमने वर्गीकरण भी पढ़ लिया कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जैव और अजैव होते हैं, समाप्ति के आधार पर नवीकरणीय, अनवीकरणीय होते हैं, स्वामित्व के आधार पर आपने सभी ने देखा होगा स्वामित्व का मतलब है कि किस पे किसका कितना हक है। आपने देखा होगा कि कुछ संसाधन व्यक्तिगत होते हैं, मान लो किसी की गाड़ी है तो वो उसका व्यक्तिगत संसाधन है। सामुदायिक संसाधन वो होते हैं जो कुछ समूह के संसाधन होते हैं, जैसे गांव का तालाब जो होता है उस पे गांव के हर व्यक्ति का हक होता है, उसको सामुदायिक संसाधन कहते हैं। गांव की चौपाल होती है। उसके बाद राष्ट्रीय संसाधन होते हैं जो पूरे देश के होते हैं, पूरे देश में कोई भी व्यक्ति उसका इस्तेमाल कर सकता है। और कुछ संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होते हैं जिसका इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल लेवल पर किया जा सकता है। विकास के आधार पर जो संसाधन होते हैं वो 2-3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले संभावी संसाधन। संभावी संसाधन का मतलब होता है कि अभी हमें उनके बारे में पता नहीं है, लेकिन संभव है, आशंका है कि वो हमें इतनी मात्रा में मिल जाएंगे। संचित संसाधन का मतलब है कि हमने उनको ढूंढ लिया है पर अभी हम उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे। विकसित संसाधन वो संसाधन होते हैं जिनका इस्तेमाल हम अपनी आवश्यकताओं के लिए कर रहे हैं, उनको हमने प्रौद्योगिकी की सहायता से निकाल लिया है, अपने काम में ले लिया है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ हैं जो प्रकृति को नुकसान दे रही हैं। इसमें भूमंडलीय तापन, आप सभी को पता है कि पूरी ज़मीन जो है, धरती जो है वो गर्म हो रही है। धरती गर्म होने के पीछे कारण है कि हमारे पर्यावरण में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, जिसके कारण धरती गर्म हो रही है। क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसमें हीट को शोषित, एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है
और जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड धरती पे होगी उतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड से हमारी धरती गर्म होगी। उसके बाद ओजोन का अपक्षय हो रहा है। ओजोन एक परत होती है हमारी अर्थ के, हमारी धरती के चारों ओर, जो हमें सूरज की हानिकारक पैराबैंगनी किरणों से बचाती है, उसमें छेद हो गया है। उसके बाद पर्यावरण में बहुत सारा प्रदूषण बढ़ गया है। आप सभी को पता है कि ठंड के दिनों में दिल्ली में सरकार को क्लाइमेट इमरजेंसी या मौसमी आपात भी लगाना पड़ जाता है, जिसके कारण हमें अपने घरों में कैद होकर रहना पड़ जाता है, जो कि हमारी सेहत के लिए सही नहीं है। भूमि निम्नीकरण का मतलब होता है बच्चों कि जमीन जो है वो धीरे धीरे बंजर होती जा रही है, वो अनुपजाऊ होती जा रही है। उसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। उसके बाद सतत पोषणीय विकास को मैंने आपको समझा दिया कि ऐसा विकास करना जिससे कि हमारी ज़रूरत भी पूरी हो सके और आने वाली पीढ़ी के लिए भी संसाधन ज्यों के त्यों बचे रहें। इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे बच्चों एजेंडा 21। एजेंडा 21 में बहुत सारी चीज़ों को बताया गया था। इसमें बताया गया था कि हमें रोगों से कैसे निपटना है, गरीबी से कैसे पार पाना है, गरीबी को कैसे कम करना है, और पर्यावरणीय क्षति, जो पर्यावरण का जो नुकसान हो रहा है इतना ज़्यादा, जो पूरी धरती गर्म हो रही है, ओजोन में छेद हो गया, पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, ज़मीन की उपजाऊ शक्ति कम होती जा रही है, ये जो हमारी सारी पर्यावरणीय क्षति हैं, इनको कैसे ठीक करना है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि संसाधन का हमें नियोजन करना है, संसाधन का इस्तेमाल हमें प्लानिंग के साथ करना है। मैं आप सभी को एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ इसका, संसाधन नियोजन का। शायद इससे अच्छा एग्ज़ाम्पल कोई नहीं होगा। आप सभी को पता है पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी संसाधन है। बिना पानी हम जीवित रहने की कल्पना शायद नहीं कर सकते। कुछ दिन हम पानी के बिना जिंदा रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना हम लंबे समय तक जिंदा नहीं रह सकते। तो दोस्तों संसाधन नियोजन हम जैसे करते हैं, जैसे हमने एक बाल्टी पानी लिया, हम उस पानी से नहाए। उस पानी से नहाते समय हम ऐसे नहा सकते हैं कि वो पानी जो है इकट्ठा होके एक जगह पे आ जाए। उस पानी को हम अपने वॉशरूम जब जाते हैं, फ्रेश होने के लिए जाते हैं, तो उस पानी को हम वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये हमने संसाधन का, पानी जो एक संसाधन है उसका पूरी प्लानिंग के साथ, पूरे नियोजन के साथ इस्तेमाल किया। उस एक बाल्टी पानी से हम नहा भी लिए और उस एक बाल्टी पानी से हमने अपने मल को भी बहा दिया, जिसका हमें अलग से पानी इस्तेमाल करना पड़ता। तो मेरे बच्चों संसाधनों का संरक्षण हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। संसाधनों के संरक्षण के लिए वर्ल्ड लेवल पे बहुत सारी बातें चलती हैं। आपने सुना होगा कि एक अर्थ समिट हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, जो 1992 में हुआ था। ये रियो में हुआ था। रियो जो कि ब्राज़ील की राजधानी है, रियो डी जनेरियो, वहाँ पे हुआ था। और इसमें बहुत सारे पर्यावरण के नुकसान को कम करने के लिए फैसले लिए गए थे। तो मेरे बच्चों आज हमने संसाधनों को बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। संसाधन क्या है, संसाधनों का वर्गीकरण, संसाधन हमारे कितने काम आते हैं, कितने अलग अलग तरीके के संसाधन होते हैं, सतत पोषणीय विकास क्या है, हमारे पर्यावरण की समस्याएं क्या हैं, संसाधनों को संरक्षित करना, संसाधनों को बचाना हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है। तो मेरे सभी प्यारे बच्चों, आप सभी इस वीडियो को ज़रूर देखें। कक्षा 10वीं के लिए ये स्पेशल वीडियो हमने बनाई है, और देखने के बाद इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करें। आप इसको जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, ये मेरे लिए उतना ही बहुत बड़ा थैंक्स होगा आपके लिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें, स्पीड बढ़ा के देखें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करवाएं। जय हिंद, जय भारत।